हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं अक्टूबर 2020 के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स रहे थे न्यूज़ में, चाहे वो न्यूज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो न्यूज़ ऑफ कम्युनिटी इंपॉर्टेंस हो, मतलब जो भी हमें लगता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे वो टॉपिक्स कवर कर लें। ठीक है, तो हम लोग अभी तक नवंबर से लेकर मार्च तक के कवर कर चुके हैं। ये अक्टूबर का मंथ हम लोग करेंगे, उसके बाद हम सितंबर वाला मंथ करेंगे, और ऐसे करके हम लोग आपके पूरे साल के जो करंट अफेयर हैं, अगर HCS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप इन करंट अफेयर के सहारे अपने रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला टॉपिक करते हैं हमारा ऑफ दिस अक्टूबर करंट अफेयर 2020। ठीक है, चलो पहला है हमारा एनालिसिस ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहली बात तो इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है, इंडिया का रैंक क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स पर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, तो ये हमें पता होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि भाई इंडिया का जो रैंक है एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, और क्या रीज़न दिए हैं इस हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि इंडिया में जो हंगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रीजंस देखेंगे और अल्टीमेटली इसको पूरा कवर करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडेक्स रिलीज कौन करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय द कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, दोनों ही मिलकर कोलैबोरेशन में इसको रिलीज करते हैं और ये बताते हैं कि इंडिया लेवल पर, एक रीजनल लेवल पर, रीजनल लेवल तो साउथ एशिया का लेवल, और पूरे ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से हंगर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है ना, और किस पैरामीटर पर हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली हंगर का लेवल पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई ये दो तो इसको रिलीज करते हैं। अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करें तो इसके 4 पैरामीटर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, बेसिकली चाइल्ड के रिगार्डिंग ही सारा का सारा ये एक पैरामीटर है, एक इंडेक्स है जिसमें हम लोग 0 to 5 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं उनकी बेसिकली देखते हैं कि उनमें कितना वेस्टेड है, कितना स्टंटेड है, और कितने वो अंडर नरिश्ड या उनकी मोर्टेलिटी रेट कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है अंडर नरिशमेंट, इसका मतलब जो एक बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए कैलोरीज चाहिए हैं वो बॉडी को नहीं मिल पा रही हैं, तभी जो बॉडी है दैट इज़ अंडर नरिश्ड। तो अगर ऐसा केस है, इसका मतलब जो इंडिया या कोई भी और अगर कंट्री की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अंडर नरिशमेंट का लेवल हाई है। अगर हम बात करें चाइल्ड वेस्टिंग का, तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है व्हेन द चाइल्ड ऑफ 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज हैव लेस वेट एज कंपेयर टू हिज हाइट। अगर हाइट के मुकाबले उसका वेट कम है तब हम बोलते हैं कि चाइल्ड इज वेस्टेड। ठीक है, अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी जो 0 to 5 ईयर्स एज का चाइल्ड है उसकी जो हाइट है, हाइट इज लेस देन एज कंपेयर टू हिज एज, मतलब एज बहुत ज़्यादा है बट हाइट बहुत कम रह गई है, इसका मतलब चाइल्ड इज स्टंटेड। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी की, इसका मतलब 0 to 5 ईयर्स के ऐसे कितने चाइल्ड हैं जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर दे क्रॉस द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो दैट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आपको चारों के चारों याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किन पैरामीटर्स के बेसिस पर किसी कंट्री को रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कौन ये रिलीज करता है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, और अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक, व्हाट इज़ इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन दीज 4 पैरामीटर्स, क्या ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर इनमें कुछ डाउनग्रेड हमें फील हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, अगर हम बोलें कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, तो ये बहुत ज़्यादा एक बुरा रैंक माना जा रहा है क्योंकि इंडिया ने बहुत इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं उठाए जिसकी वजह से वो 0 to 5 ईयर के जो चाइल्ड थे उनमें स्टंटिंग को रोक सकते थे, उनमें वेस्टिंग को रोक सकते थे, उनमें मोर्टेलिटी को रोक सकते थे, उनकी अंडर नरिशमेंट को रोक सकते थे, है ना। बट इनिशिएटिव उठाए तो गए बट ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुए।
तो जब इम्प्लीमेंट नहीं ढंग से हुए तो जो कॉन्सिक्वेंस निकलने चाहिए थे किसी भी इनिशिएटिव के, वो हम लोगों को फील नहीं हुए। ठीक है, तो इंडिया का आपने रैंक ध्यान रखना है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, और ये रैंक बुरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी। मतलब इंडिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा लोग हंगर से मर रहे हैं, ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मोर्टेलिटी उनकी हो रही है, मतलब उनकी डेथ हो रही है, वो स्टंटेड हैं, वो वेस्टेड हैं, वो अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, तो इंडिया ने अपने नेबर्स के मुकाबले अच्छा काम नहीं किया है। और अगर हम बात करें कि ये किस कैटेगरी में है, तो इंडिया इज़ इन द सीरियस कैटेगरी, कि अगर अभी कुछ इनिशिएटिव नहीं उठाए गए तो फिर अल्टीमेटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाली है। तो इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा इफ़ वी डू नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा स्टेप्स और इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना। और इंडिया का स्कोर क्या, अगर हम बात करें, द स्कोर ऑफ इंडिया इज़ 27.2। पहले के मुकाबले 2000 में जो हमारा रैंक था, जो हमारा स्कोर था, उसके मुकाबले इंडिया में इम्प्रूवमेंट है। मतलब लास्ट डिकेड में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे काम किए हैं जिससे हम लोग हंगर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा रैंक प्रोवाइड कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इतना हम लोग काम नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से हम लोग या तो टॉप 10 में आ सके या टॉप 20 में आ सके। अदरवाइज अगर हम देखें 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ये कोई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, है ना। इस इम्प्रूवमेंट को तो इम्प्रूवमेंट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इसमें तो बस आपने इन 4 पैरामीटर्स की बेसिस पर ये रैंक निकाला है। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं इंडिया में जिसकी वजह से जो सर्वे किया जाता है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उसमें उन बच्चों की इनरोलमेंट होती ही नहीं है। तो ये जो डेटा है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सर्वे में सारे बच्चे नहीं इंक्लूड किए जाते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा बुरा है और इसके नेबर्स के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा खराब रैंक है इंडिया का। इंडिया इज़ इन द सीरियस कैटेगरी विद द स्कोर ऑफ 27.2। और अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करें, ब्रिक्स कंट्रीज हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम से ही ये एब्रीवेशन बनी हुई है। और अगर हम इन 5 कंट्रीज़ की भी बात करें तो इन सब में से जो लो रैंक है वो इंडिया का है। मतलब इन 5 कंट्रीज़ में से इंडिया इज़ एट दी वेरी वेरी लो रैंक। तो आपने ये कुछ डेटा है जो इंडिया के रिगार्डिंग ध्यान में रखना है। ठीक है, रहेगा याद। चलो, अगर हम बात करें पैरामीटर्स वाइज कि इंडिया ने पर पैरामीटर पर किस तरीके से परफॉर्म किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कितने परसेंटेज हमारे देश में अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, कितने हमारे देश में चाइल्ड जो है वो स्टंटेड हैं, कितने वेस्टेड हैं और कितने ज़्यादा की मोर्टेलिटी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हर पैरामीटर का हम देखेंगे कि अल्टीमेटली इंडिया की परफॉर्मेंस है क्या। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अंडर नरिशमेंट की, तो आपने रैंक ध्यान, इसका परसेंटेज ध्यान रखना है। 14% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी उतना जितना कैलोरीज चाहिए हैं बॉडी को काम करने के लिए एक दिन में, वो नहीं उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो 14% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन डज नॉट गेट इनफ कैलोरी इनटेक सो दैट दे कैन डू देयर वर्क प्रॉपरली इन अ डे। ठीक है, तो 14% जो पॉपुलेशन है वो हमारी अंडर नरिश्ड है। अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो ये है हमारा 3.7%। मतलब अगर 100% की अगर हम बात करें तो 3.7% जो बच्चे हैं वो 5 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों ने चाइल्ड मोर्टेलिटी को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है। 2000 की अगर हम बात करें तो दैट वाज 9.2%। तो हम लोगों ने 3 गुना इसको कम कर दिया है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। बट फिर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें तो भी हम लोगों ने अच्छा अचीवमेंट अभी तक नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी आपने ध्यान रखना है। अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया में 34%, अराउंड 35% जो चाइल्ड हैं दे आर स्टंटेड। मतलब उनकी जो हाइट है दैट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद देयर एज। ठीक है, तो आपने 35% स्टंटिंग का ध्यान रखना है। और अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो दैट इज़ दी 17.3% ऑफ इंडियाज चाइल्ड पॉपुलेशन आर वेस्टेड। इसका मतलब इनकी जो हाइट है, इनका जो वेट है दैट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद देयर हाइट। ठीक है, तो आपने परसेंटेज वाइज ध्यान रखना है। प्री में अगर पूछा जाता है तो फिर तो हम याद कर ही लेंगे। अदरवाइज दैट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव कि भाई अगर ये बताना है कि इंडिया में कितने ज़्यादा इनिशिएटिव फेल हुए हैं टू टैकल द हंगर, तो आपने बताना है कि भाई जितने भी इंडिया ने इनिशिएटिव उठाए उनके मुकाबले इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और हर एक पैरामीटर पर आप अगर परसेंटेज लिखोगे तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स। और प्री में पूछा जा सकता है, वैसे ही ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्री में नहीं पूछा जाएगा।
है ना। तो प्री में भी आ सकता है कि बताओ हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हाउ मच चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर अंडर दी स्टंटेड ग्रोथ, है ना। तो आपने उसमें ध्यान रखना है स्टंटेड के रिगार्डिंग 35%। तो अराउंड भी पूछ सकते हैं, एक्यूरेट भी पूछ सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेटअप ऑफ द क्वेश्चन, है ना। कैसा किस तरीके का मूड है किसी भी पर्सन का जो पेपर बना रहा है। तो अगर वो बदला लेने के मूड में है तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है वो। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम लोगों को वो टैकल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग यही चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन ये रिलीज करता है, कौन इंडिया का इसमें रैंक क्या है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले कितना ज़्यादा रैंक अच्छा या बुरा है, और अल्टीमेटली जो पैरामीटर्स है उन पर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो जब तक ये आप ये चारों 5 चीज़ें याद कर लेंगे, इसका मतलब आपने पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एनालिसिस निकाल लिया है। चाहे प्री में क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इस डेटा को बहुत इजीली कोड कर सकते हो, क्योंकि बार बार ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्वनिधि के नाम से आप इसको याद रखेंगे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कीम जिसमें क्या होता है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स 24 मार्च 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडर्स थे जो रेहड़ी लगाते थे, अपने फल फ्रूट बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, वो काम कर रहे थे अपना। लेकिन जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन लगा तो अल्टीमेटली उनको भी फिर काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था। कई सारे लोग अपने उस बिजनेस को नहीं मतलब सस्टेनेबल तरीके से चला पाए, तो बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट छिन गई। तो ऐसे पर्सन जिनकी एम्प्लॉयमेंट 24 मार्च से पहले वो लोग काम कर रहे थे, उनको दोबारा से अपना वो बिजनेस सेटअप करने के लिए, चाहे वो रेडी लगाना हो, चाहे वो अदर तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, है ना। तो बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग ये स्कीम है कि उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे एज अ लोन, मतलब ताकि एक तरीके से उनको फंड दिया जाए कि उनका जो काम कोरोना की वजह से छिन गया था ना, तो दोबारा से वो अपना सामान बना रखें और अपना बिजनेस सेटअप कर ले। तो 10,000 का ये लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर इनको मिलेगा, और इनको ये 10,000 जो रुपए हैं ये अल्टीमेटली 1 साल में पूरे करने हैं इन द इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग ये एक स्कीम है, जो स्ट्रीट वेंडर्स 24 मार्च से पहले काम कर रहे थे, उनका जो बिजनेस खत्म हो गया ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन, उस वजह से इनको दोबारा से बिजनेस सेटअप करने के लिए 10,000 रुपीज़ की एक लोन दिया जाएगा, जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और इनको वो 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है विद वेरी वेरी लो मंथली इंस्टॉलमेंट्स, है ना। अराउंड 1,000 रुपीज़ ही हो गए 1 साल में जो चुकाने हैं विद इंटरेस्ट, अगर हम मिला लें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखनी है स्कीम। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अक्टूबर वाले महीने में जो स्विगी है ना, जोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स, तो उसमें जो स्विगी है उसने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में ये एक टाई अप किया, एक अग्रीमेंट किया कि जितने भी किसी एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को भी ये अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे, ताकि लोग घर बैठे इन स्ट्रीट वेंडर से उनका जो सामान है वो ऑर्डर करके मंगा सके। तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका सामान भी बिकना ज़्यादा जल्दी शुरू होगा। तो अल्टीमेटली सभी के लिए अच्छा है, स्विगी के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि और वैरायटीज़ ऑफ फूड मिलेंगी उनको, है ना। और अल्टीमेटली जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है, क्योंकि उनको तो पैसे आते रहेंगे ना, क्योंकि उनका सामान बिक रहा है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि टाई अप किया है स्विगी ने विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में। और अगर हम देखें कि ये ओवरव्यू ऑफ द स्कीम क्या है, तो आपको पता है कि भाई जिसके अंदर लोन दिया जाता है जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर चुकाना होता है। आपको ये डेट याद रखनी है 24 मार्च, ठीक है। और ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल कब तक है, दिस इज एप्लीकेबल अंटिल द मार्च 2022। तो अल्टीमेटली ये 2 साल के लिए स्कीम चलाई गई है कि इस 2 साल के अंदर अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर चाहता है कि मुझे 10,000 का लोन मिल जाए कि दोबारा से बिजनेस अपना सेटअप कर सकूं, तो अल्टीमेटली वो ये इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकता है। ही और शी कैन बिकम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, फिर आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको लोन देगी, दैट इज़ द सिडबी,
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द टेक्निकल पार्टनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। टेक्निकल पार्टनर बेसिकली कि भाई किस तरीके से लोगों को लोन दिया जाएगा, क्या कोई चीज़ गिरवी रखी जाएगी, कौन सी चीज़ गिरवी रख सकते हो, कौन सी नहीं रख सकते हो। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट वुड बी डन बाय द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर इसमें एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जिस बैंक ने किसी स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया है, अगर वो स्ट्रीट वेंडर अब उस लोन को नहीं चुका पाए, पूरे साल में भी 10,000 का लोन अगर वो नहीं चुका पाए, तो अल्टीमेटली जो बैंक है इसको तो नुकसान हो गया, है ना। ऐसी तरीके से ये लोन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करे स्ट्रीट वेंडर्स को, बिना इसका ख्याल करे कि वापस करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि उन बैंक को अगर वो स्ट्रीट वेंडर पैसे वापस नहीं करेगा तो उन बैंक्स को तो पैसे मिल ही जाएंगे। और वो कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देयर इज अ काइंड ऑफ फंड, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें जो पैसा है वो उन बैंक इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया है, और अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो इस बैंक का नुकसान ना हो, इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बढ़े। इस वजह से इस मैकेनिज्म का भी यूज किया जाएगा टू मेक द स्वनिधि स्कीम सक्सेसफुल। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यों ये न्यूज़ में था, क्या इसका ओवरव्यू है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जिनका बिजनेस पहले खत्म हो गया था ड्यू टू कोरोना, उनको दोबारा से पटड़ी पर लेकर आना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्कीम ध्यान रखनी है कि लॉन्च की गई थी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर टैकल करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कौन है इसमें? जितने भी कोई भी आपका रेडी वाला है, कोई भी हॉकर है, स्ट्रीट वेंडर है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस तरीके से इन लोगों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और अगर आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी पर्सन जिसने लोन लिया है, अगर वो टाइम पर पेमेंट कर देता है, अगर वो वन टाइम पेमेंट कर देता है या फिर 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है, पूरे साल के अंदर पेमेंट कर देता है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट लगा था, 10,000 का तो लोन है, उस पर जितना भी इंटरेस्ट रेट लगा है उसका जो 7% है दैट विल बी गिवन एज अ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम। तो वो सब्सिडी के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कि भाई आपने ऑन टाइम रिपेमेंट किया है, तो हम एक तरीके से एक जेस्चर है ये, ताकि आपका नुकसान भी कम हो, आपको भी कम इंटरेस्ट रेट भरना पड़े। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। कोई भी एक जैसे होता है ना कि अगर आप लोन लेते हो, अगर आप वन टाइम रीपेमेंट कर देते हो दोबारा से, तो उसके लिए आपको कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, बिजनेस सेटअप आपका अच्छा हो गया है, तो अल्टीमेटली आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी ऑफ द 7% पर एनम विल बी, मतलब लास्ट में जब आपने पूरे साल अच्छे से पेमेंट कर दिया है तो अल्टीमेटली ये जो सब्सिडी है ये आपके बैंक अकाउंट्स में दोबारा से वापस आ जाएगी। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दी स्वनिधि स्कीम। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। इतना बड़ा नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल ध्यान रखना है। दैट स्कीम इज द स्वामित्व स्कीम। इट इज द स्वामित्व स्कीम, दैट इज ये वाली। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। क्योंकि सरकार को ये आदत है कि कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करे तो कम से कम लोगों को याद करने में तो दिक्कत हो। लोगों की तो पता नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद करने में दिक्कत उनको करवानी ही करवानी है, मतलब पीछे पड़े हुए बच्चों के तो अभी है। ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम है बेसिकली, क्या ये न्यूज़ में है, क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड है, हम देखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें स्वामित्व स्कीम की, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली कुछ जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको उनके प्रॉपर्टी कार्ड्स को प्रोवाइड करवाया था, है ना। अल्टीमेटली होता क्या है, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर उनके घर होते हैं, उनके खेत होते हैं, कई ऐसी ज़मीनें होती हैं जिन पर ना खेती होती है ना कोई और इनहैबिटेशन है। तो ऐसे एरियाज में किस पर्सन के नाम पर वो प्रॉपर्टी है, ऐसा डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स का अभी इतना ज़माना इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि लैंड रिकॉर्ड्स इंडिया में ज़्यादा प्रमोट किए जाएं, इस वजह से ये स्कीम निकाली गई है, जिसके अंतर्गत विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, है ना, उस ड्रोन के सहायता से जितनी भी रूरल लैंड है, जितनी भी उस पर पर्सन रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी जो कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनके पास एक सफिशिएंट आप ये कह लो कि
एविडेंस हो, सफिशिएंट एविडेंस हो कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, और उस प्रॉपर्टी के कागजात को या तो वो गिरवी रखकर कोई लोन ले सकते हैं या फिर किसी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का बेनिफिशियरी बन सकते हैं। मतलब बेसिकली लैंड का एक रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना कि भाई ये लैंड आपकी है। तो अल्टीमेटली यही एक ऑब्जेक्टिव है स्वामित्व स्कीम का, और ये न्यूज़ में थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स किए थे। अभी तो ये फिजिकल कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, एसएमएस के थ्रू आपको एक एसएमएस आएगा कि भाई आपका जो मैपिंग है पूरे विलेज, पूरा आपके जो एरिया है जहाँ पर आपने घर बनाया हुआ है उसकी मैपिंग हो चुकी है, और आप अपना जो प्रॉपर्टी कार्ड्स है वो डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इस तरीके से फिजिकल कार्ड भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन की हेल्प से ही आप अल्टीमेटली इनको प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में और भी इसलिए था क्योंकि अभी 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका मतलब बहुत कम टाइम में इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश जारी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है व्हाट इज़ दिस। और अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है ना, अगर हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया के रिगार्डिंग है, रूरल एरियाज के ही रिगार्डिंग है, अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग नहीं है ये। तो रूरल एरियाज में कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ दी सेंट्रल स्कीम है, सेंटर पैसा देगा सारा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट की कोलैबोरेशन के साथ में ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया है कि किस तरीके से कार्ड मिलेंगे और किस तरीके से उन प्रॉपर्टी कार्ड्स की हेल्प से आप कोई लोन ले सकते हैं या फिर किसी और सिक्योरिटी बेनिफिट का बेनिफिशियरी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही याद रखना है। और अगर हम प्रॉपर्टी कार्ड्स को देखें तो प्रॉपर्टी कार्ड्स में कि फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन द विलेज विल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट्स। तो ये जो पूरी मैपिंग का काम है दैट वुड बी डन बाय द हेल्प ऑफ स्टेट्स। ये सारी जिम्मेदारी जो इम्प्लीमेंटेशन की है दैट इज ऑन द स्टेट्स, बट जो एक स्कीम है दैट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रल स्कीम। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगी याद। स्वनिधि अलग है, स्वामित्व अलग है। स्वनिधि में बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग लोन का प्रावधान है, स्वामित्व में विलेजेस का सर्वे हो रहा है, और अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी है उनके जो कार्ड्स हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। दोनों की मिनिस्ट्री अलग अलग है ना। इस वाले को तो इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट ने, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं असीम, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। असीम एक तरीके का एक इनिशिएटिव है, नाम से ही अगर हम देखें आपको याद रखना हो तो सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है, जिसमें लोगों की जो कैपेबिलिटी है, लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा। खास करके उनकी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उनको। तो ये स्किल ट्रेनिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कैपेबिलिटी एनहांसमेंट किन लोगों की जाएगी, ये की जाएगी स्पेशली ऑफ द एससी यूथ, शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं यूथ उनकी, और जो दिव्यांग हैं है ना, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं उनमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है दैट विल बी डन बाय दिस अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, तो आपने प्रॉपर ध्यान रखना है, पूरी जनता के लिए नहीं है ये, सिंपल सिर्फ एससी यूथ और दिव्यांग्स के लिए है। और ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, दैट इज रिलीज्ड बाय दी मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको मॉसजे ही कहते हैं, इसलिए बार बार पूरा लाइन बोलने के बजाय हम मॉसजे बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या ये इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी यूथ एंड स्पेशल रेफरेंस टू द दिव्यांग्स। इससे होगा क्या कि भाई हम लोगों को इनकी स्किल ट्रेनिंग करवानी है, इनको एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पर डेवलप करना है। तो जब ये एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप हम कर रहे हैं तो देयर वुड बी सम स्टार्टअप आइडियाज़ जो इनके दिमाग में होंगे। तो उन स्टार्टअप आइडियाज़ जो इनके दिमाग में हैं उनको ग्राउंड रियलिटी पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसे लगेंगे दैट वुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, ताकि लोगों को सिर्फ इस वजह से उनका आइडिया ना खराब हो जाए, ना खत्म हो जाए कि उनके पास लगाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट वुड बी डन अंडर दिस अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड द इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम है कि इनको जॉब प्रोवाइडर बनाना है, ना कि जॉब सीकर बनाना है। तो ताकि लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कर सकें, काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ये ध्यान भी रख सकें। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और जो फंडिंग है वो 3 साल के लिए 30 लाख जो रुपीज़ हैं ये इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि इनका जो स्टार्टअप आइडिया है वो एक कमर्शियली लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए।
और ऐसे टाइम पर 3 साल के बाद अगर आपको लगता है कि भाई इस आइडिया से बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो अल्टीमेटली उस आइडिया को आप कितने रुपए दोगे? 5 करोड़ रुपीज़ और दोगे। कहाँ से दोगे? वेंचर कैपिटल फंड फॉर द एससी। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल फंड, एक फंड बनाया गया है स्पेसिफिकली ताकि जो एससी यूथ है, शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन्स हैं, उनके जो स्टार्टअप आइडियाज़ को हम लोग अगर ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने की बात करें, तो फिर जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द वेंचर कैपिटल फंड फॉर द एससी। और ये भी किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014 एंड 15, कि भाई अगर पैसे की कमी ना हो, लोगों के स्टार्टअप आइडिया जैसे वेस्ट ना हो जाएं, तो जो पैसे की आवश्यकता है दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी। तो आपने ध्यान रखना है, दिस स्कीम इज रिगार्डिंग टू इंक्रीज द इनोवेशन लेवल ऑफ द एससी यूथ एंड स्पेसिफिकली फॉर द दिव्यांग्स। ठीक है। और जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, TBIs, है ना, बेसिकली ये एक जगह होती हैं जहां पर किसी भी स्टार्टअप के रिगार्डिंग अंडर वन रूफ आपको सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। चाहे आपको किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी हो, चाहे आपको लैब्स चाहिए होती हैं, चाहे आपको रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको इन TBIs में मिल जाती हैं। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ये TBIs प्रेजेंट हैं, ताकि अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आप इजीली यहां पर जा सकते हो और अल्टीमेटली अपने आइडिया को शेप दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या ये स्कीम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने पैसे दिए जाएं, कितने साल के लिए, और अल्टीमेटली अगर क्वालिफाई हो गए अच्छे तरीके से तो फिर 5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे अपने पूरे आइडिया को सेटअप करने के लिए। और वो 5 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम दी वेंचर कैपिटल फंड फॉर दी एससी, जो कब बनाया गया था? 2014 एंड 15 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। असीम, अगर हम बात करें, एक असीम पोर्टल भी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। असीम पोर्टल, इसमें डबल ई है। असीम पोर्टल आपका बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मैपिंग करता है कि भाई अगर किसी को जॉब चाहिए है तो इस पोर्टल पर जाकर वो देख सकता है कि भाई और कौन कौन सी कंपनी में उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट हैं। और अगर एम्प्लॉयर को लगता है जिसने जॉब देनी है कि भाई मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए है जिसको ये चीज़ें आती हो, उस चीज़ में वो स्किल्ड हो, तो भी वो उस पोर्टल पर जाकर देख सकता है। किसी अगर पर्सन ने अपना रिज्यूमे या डेटा वहाँ पर मतलब रजिस्टर करवा रखा है तो ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, ये असीम पोर्टल अलग चीज़ है, ASEEM है ये, और ये वाला असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन ये अलग है। ठीक है। अगर असीम आता है डबल ई वाला तो आपने ध्यान रखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मैपिंग है वो, तो कि किसी को रिक्वायरमेंट है या किसी को अपना डेटा किसी को शो करवाना है, बायोडेटा रिज्यूमे, तो वो उसके लिए असीम पोर्टल है ये वाला डबल ई वाला। असीम का हम लोगों ने डिस्कस किया है किस मिनिस्ट्री के ये अंडर है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस काइंड ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ये डील करता है। पेपर में स्टेटमेंट आ सकती है कि जो आपका असीम स्कीम है इंक्यूबेशन मिशन वाला, ये पूरा रूरल यूथ और पूरा इंडियन यूथ के रिगार्डिंग ये स्कीम चलाई गई है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी फिर, क्योंकि स्पेसिफिकली किसके लिए है ये? सिर्फ जो एससी यूथ हैं और जो दिव्यांग्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही चलाई गई है ये। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने पैसे दिए जाएंगे और अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्कीम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका टेक फॉर ट्राइबल्स। नाम से क्लियर है, टेक्नोलॉजी फॉर ट्राइबल्स। हमें पता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, उनका कल्चर अलग है, वो अलग टेरिटरीज़ में रहते हैं, उनका रिलीजन अलग है, उनका रहने सहने का तरीका अलग है, उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग हैं अकॉर्डिंग टू दी अदर मेन स्ट्रीम इंडिया। तो उनको अगर हमें मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? उनके जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है पूरे इंडिया में, तो अगर डिजिटल रेवोल्यूशन के इस पेस में ट्राइबल्स अगर पीछे रह गए तो फिर उनको दोबारा से उस लाइन में लेकर आना, उस पेस में लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोग उनकी इनोवेशन को प्रमोट कर सके। ठीक है। तो अगर हम देखें टेक फॉर ट्राइबल्स ये किसने चलाया है? इट इज़ अ प्रोग्राम चलाया है आपका ट्राइफेड ने इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME, और साथ में अंडर दिस ESDP एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ESDP एक प्रोग्राम चलता है, वो भी ट्राइफेड और MSME का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर अगर आप ध्यान से देखो तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोगों को स्किल डेवलप करवाई जाती है और उनको बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग थोड़ा सा पुश किया जाता है कि भाई आप स्किल लो, आप इनोवेशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंडर ही जो है टेक फॉर ट्राइबल्स चलाया गया है, जिसमें ट्राइबल्स को बेसिकली टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी ताकि उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो क्या करें, दे प्रोवाइड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, IT, बिजनेस डेवलपमेंट। तो जितनी भी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाहिए है कि प्रोडक्ट को पहले बनाना कैसे है, प्रोडक्ट को फिर आपको किस जगह तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, अल्टीमेटली उसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, पूरी एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, IT वाली स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली स्किल, ये सारी जो स्किल हैं दे वुड बी गिवन टू द ट्राइबल्स अंडर दिस टेक फॉर ट्राइबल मिशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन से प्रोग्राम के ये अंडर है। इट इज़ अंडर द ESDP प्रोग्राम और ये किसने चलाया है ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने दोनों में कोलैबोरेशन करके बनाया है। और अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द स्किल्स टू द ट्राइबल पीपल सो दैट दे कैन यूज देयर प्रोडक्ट, मार्केटिंग भी उसकी ढंग से कर सकें, उसको ट्रांसपोर्ट भी ढंग से कर सकें और उसको बेच भी ढंग से सकें। मतलब जितना उनको पैसे लगे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, कम से कम उससे ज़्यादा ही पैसे वो लोग कमा पाएँ उससे। ठीक है, तो ये पूरा एक आपका ध्यान रखना है। और ये चीज़ें होंगी कैसे, दे विल बी डन इन दी वन धन विकास केंद्र। आपको नाम से क्लियर है, वन धन विकास केंद्र। जो भी चीज़ें आपकी वन में मिलती हैं, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो टिम्बर है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो और कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसको बेसिकली बेचकर हमें ट्राइबल्स में जो पैसा है, जो इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ करनी है। और ऐसे ग्रोथ करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए है उसके लिए कुछ सेंटर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, एंड दो सेंटर्स आर कॉल्ड दी वन धन विकास सेंटर्स। तो इस सेंटर के थ्रू ही हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस इनिशिएटिव के थ्रू जितने भी आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, मतलब खास करके लकड़ी को छोड़ के जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका 20% से 60% तक हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई चेन में हम लोग सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने ध्यान रखना है कि ये वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव्स क्या हैं। इसमें बेसिकली जो भी ट्राइबल पीपल किसी जंगल से जो चीज़ इकट्ठी करता है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई और फ्लावर ही क्यों ना हो, तो उन चीज़ों को बेसिकली प्रोसेस करवाया जाता है कि भाई ये चीज़ें ख़राब नहीं हो, तो इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। उस फ्रूट को यूज़ करके आप उसका जूस बना सकते हैं, तो आप फ्रूट बेचने की बजाय जूस बेच सकते हैं, तो उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो कहाँ पर होंगी, दे विल बी डन इन दी वन धन विकास केंद्र। ठीक है, तो जितने भी आर्टिसंस वगैरह हैं, ट्राइबल आर्टिसंस, जो ये गैदरर्स हैं, तुमने बात कर लिया कि उनकी प्रोसेसिंग करवा देनी है। जो आर्टिसंस हैं, जो बेसिकली या तो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कोई शॉल बनाते हैं या फिर कोई और भी चीज़, अगर फुटवेयर बनाते हैं, कोई क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी हमें मार्केटिंग उनको सिखानी है, कैसे वो चीज़ बनाई है, कैसे उस चीज़ में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिखाई जाती हैं इन दी वन धन विकास केंद्र, ताकि उनकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो गैदरिंग प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो लीव्स हों, या फिर कोई और आर्टिसन का हैंडीक्राफ्ट शॉल या कोई फुटवेयर्स हो, तो उन सब की एक वैल्यू हम लोगों को बढ़ानी है ताकि उन चीज़ों को लोग खरीद सकें, ताकि उन लोगों तक ये पहुँचे कि भाई हाँ ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है टेक फॉर ट्राइबल कौन सा एक इनिशिएटिव है, किसके अंदर ये आता है, और अल्टीमेटली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड द स्किल्स टू द ट्राइबल्स। और अल्टीमेटली ये जो केंद्र है, इस केंद्र की हेल्प से, ये जो पूरे सेंटर्स हैं उनकी हेल्प से ही हम लोग ट्राइबल्स में जो टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हंटिंग और गैदरिंग और जो उनकी वैल्यू एडिशन है टू दी MFP एट द ग्रास रूट लेवल को हम इंश्योर कर रहे हैं थ्रू दिस वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरल जीवन बीमा। नाम से क्लियर है, सरल जीवन बीमा है, मतलब बहुत सिंपल सी इंश्योरेंस प्लान है। होता क्या है ना कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि भाई आप ये 10 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो या आप 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है।
तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको ऐसे प्रोडक्ट बेच देती हैं जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है और आपको फ़ायदा कम होता है। तो इस तरीके से मिसनॉमर से बचने के लिए, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI बेसिकली सारे इंश्योरेंस रिलेटेड काम देखती है कि इंश्योरेंस में कोई अनवांटेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, क्या किसी एक कंपनी कोई लोगों का पैसा लेके तो नहीं भाग गई है। तो अल्टीमेटली ये सब सारी चीज़ें हैं ये IRDAI इंश्योर करती है। तो IRDAI ने ही बोला है कि भाई लोगों में इस मिस इन्फॉर्मेशन को बचाया जा सके, लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इंश्योरेंस को लेकर। तो इसके मुकाबले हम सभी पॉलिसीज़ को हटाकर सिंपल एक पॉलिसी लेकर आते हैं, दैट इज़ दी सरल जीवन बीमा, जिसके जो रूल्स होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, उसके जो प्रोसीजर्स होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, कितना पैसा मिलेगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो दैट विल नॉट डिफर अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी। हर एक इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम ये सरल जीवन बीमा तो अपने प्रोटोकॉल्स में रखनी है। उसके अलावा जो वो बेचना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन लोगों के पास ये ऑप्शन हो कि वो सरल जीवन बीमा को भी यूज़ कर सके। तो हम देखते हैं कि भाई बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इस सरल जीवन बीमा में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करेगी और लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन से बचाएगी। ठीक है, चलो। तो ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये 1 जनवरी 2021 से इन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करेंगे। बाकी जो बेच रहे हैं वो तो कंटिन्यू रहेगा, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये कम से कम 2021 1 जनवरी से हर इंश्योरेंस कंपनी को बेचना ही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, की फीचर्स है कि भाई ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क इंश्योरेंस है आपका। मतलब इसमें क्या है, एक तो आपने ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें अगर आपकी एज 18 to 65 ईयर्स है तभी आप ये इंश्योरेंस खरीद सकते हो। ठीक बात है। और इसका जो टाइम होगा दैट इज़ फ्रॉम दी 5 ईयर्स to 40 ईयर्स। मतलब अगर 5 साल का आपने इंश्योरेंस करवाना है, मतलब आप 65 ईयर्स के हो गए, तो अब आपको याद आ रहा है कि भाई मैं 70 साल का अगर हो जाऊंगा तब मुझे कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि 5 साल ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। तो 65 ईयर के आप थे, आपने 5 लाख मतलब 5 साल के लिए इंश्योरेंस करवा लिया, तो फिर वो 70 साल के बाद ही आप उसको मैच्योर कर पाएंगे। दैट इज़ द मैच्योरिटी डेट ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज़ 70 ईयर्स। ठीक है। और अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो 18 ईयर्स के रिगार्डिंग आप 20 ईयर्स के बाद, है ना, या तो 40 ईयर्स के बाद, 18 + 40 दैट इज़ काइंड ऑफ 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स के बाद आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जितना भी आपने उसको खरीद रखा होगा। तो आप 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं अंडर दिस सरल जीवन बीमा। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो वो कुछ कम टाइम के लिए होगा, या तो वो 6 साल के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा या 7 साल के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो दैट डिपेंड्स अपॉन दी पॉलिसी। अगर आपने 25 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो फिर आपको मे बी 10 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 20 या 25 ईयर्स के लिए प्रीमियम भरना हो। इसका मतलब जब भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, आपको 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो ये क्या है, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जिसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपने वो पॉलिसी खरीद रखी है, तो जो भी आपने नॉमिनी डिसाइड किया है, या आपने फादर है, मदर है, या भाई है, या बीवी है, कोई भी अगर कोई आपका रिलेटिव है जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है, उसको वो पैसा मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपने कितने का इंश्योरेंस खरीदवा रखा है, या वो 5 लाख का है, क्या वो 25 लाख का है। तो ये 5 लाख से 25 लाख की कोई भी रेंज हो सकती है जिसमें आप उस प्रीमियम को भर के उसको इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18 to 65 ईयर्स का एज का जो पर्सन है वो खरीद सकता है। जो पॉलिसी की टर्म है दैट इज़ 5 to 40 ईयर्स। मतलब आप 4 साल के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते, आप 41 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते, तो आपको 5 से 40 साल के लिए ही वो पॉलिसी टर्म डिसाइड करना होगा। ये तो आपने ये ध्यान रखना है। और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी है दैट इज़ द एज ऑफ 70 ईयर्स। मतलब 70 ईयर्स के बाद अगर आप होते हैं तो फिर आप उस पॉलिसी उस इंश्योरेंस से पैसे नहीं निकलवा सकते, आपको उससे पहले ही वो मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो मैच्योरिटी है दैट इज़ द एज ऑफ 70 ईयर्स। और जो सम एश्योर्ड है और जितना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी को देना है आपको दैट इज़ बिटवीन द 5 लाख एंड टू द मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। ठीक है। 25 लाख से भी ऊपर वो करवा सकता है इंश्योरेंस, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी।
ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें 5 लाख टू 25 लाख तक का जो इंश्योरेंस है दैट वुड बी गिवन टू दी पीपल ऑफ 18 टू 65 ईयर्स ऑफ एज। जो पॉलिसी का टर्म है दैट इज 5 टू 40 ईयर्स, और आपने ध्यान रखना है जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है दैट इज 70 ईयर्स। और ये क्या है, ये आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। या तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तब आपकी नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा सारा का सारा। और इसमें एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर आप सुसाइड कर लेते हैं, वन एक्सक्लूजन है द एक्सक्लूजन फॉर द सुसाइड, अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो फिर किसी भी नॉमिनी को वो पैसा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली चाहे आपने कितने ही लाख का इंश्योरेंस खरीद रखा हो, अगर आपने सुसाइड कर लिया है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ये सुसाइड को रोकने के लिए भी एक प्रमोशन है ना, कि लोग सुसाइड ना करें ज़्यादा, क्योंकि पैसे का नुकसान भी हो सकता है उससे। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपने। और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी जेंडर, कोई भी एज का तो बस बार है 18 टू 65 ऑफ ईयर्स, कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर, इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी पर्सन 18 टू 65 ईयर्स के बीच में लाए करता है, अगर वो चाहता है कि मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, मुझे एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए, मे बी इन केस ऑफ डेथ मेरे जो आपके पीछे बच्चे या माँ बाप रह गए हैं उनको पैसों की कमी ना फील हो, तो फिर अल्टीमेटली वो खरीद सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई आपका क्या जेंडर है, क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, कहाँ आप ट्रैवलिंग करते हो, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट डजंट मैटर। ठीक बात है, तो इतना आपने ध्यान रखना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सक्लूजन है एक पॉलिसी फॉर द एक्सक्लूजन फॉर द सुसाइड। और अल्टीमेटली आप इसमें जो ऑप्शनल है एक्सीडेंट बेनिफिट एंड द परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, अगर आपकी किसी आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आप परमानेंटली जो है डिसेबल हो जाते हो, तो भी आप अपना ये जो इंश्योरेंस का पैसा है उसको निकलवा सकते हो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्शन यू हैव। तो सिर्फ ये डेथ वाला तो है ही है, साथ में अगर आप ये बेनिफिट भी लेना चाहते हो तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हो। इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस जो इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, मान लो 20 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन आप इसके मुकाबले कोई भी लोन नहीं ले सकते। अदरवाइज होता है क्या, आप इंश्योरेंस के पैसे से लोन भी ले सकते हो कि भाई मैंने पैसा लोन पे लिया है, अगर मैं पे नहीं कर पाऊँ तो इंश्योरेंस कंपनी से ले लेना। तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में। लेकिन ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें कोई भी आप लोन नहीं ले सकते अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस सम। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये कुछ 8-7 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी सरल जीवन बीमा। तो आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्या एज है, क्या सम एश्योर्ड है, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है, क्या इसमें डिसेबिलिटी का ऑप्शन भी है, क्या इसमें सुसाइड के रिगार्डिंग भी पैसे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन से क्लॉज के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन है। ठीक, अगर हम दोबारा देखें इसको तो एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क आपका लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसकी अगर हम एज देखें, एलिजिबिलिटी 18 टू 65 ईयर्स ऑफ एज, पॉलिसी का टर्म है 5 साल से 40 साल, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज कितनी है 70 ईयर्स, जो सम एश्योर्ड है दैट इज़ 5 लाख टू 25 लाख। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, किसी जेंडर का, किसी ऑक्यूपेशन का, किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एक्सक्लूजन, सिर्फ एक एक्सेप्शन है दैट इज़ द एक्सक्लूजन फॉर द सुसाइड। और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी भी एक्सीडेंट बेनिफिट और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी आपको फिर पैसे दिए जाएंगे और आप इस इंश्योरेंस का पैसा किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक बात है, तो ये कुछ आपने ध्यान रखना सरल जीवन बीमा के रिगार्डिंग। और अगर हम इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखें तो यही ऑब्जेक्टिव है कि इस मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में है, जिससे कि वो कोई रॉन्ग पॉलिसी चूज़ कर लेते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी बना दी गई है। स्टैंडर्डाइज इसमें प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है, कौन रिलीज करता है और अल्टीमेटली इसकी फाइंडिंग्स क्या है ना, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है दैट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो भी रिपोर्ट या तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करेगा, या IMF रिलीज करेगा, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करेगा, या यूनाइटेड नेशंस का कोई भी आर्म, या UNDP, UNEP, ऐसे कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडेक्स रिलीज करती है, कोई रिपोर्ट रिलीज करती है, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो जो ये वर्ल्ड बैंक है दैट रिलीजेस दिस पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ये 2 साल में एक बार रिलीज करती है, दैट इज अ काइंड ऑफ बाइएनियल रिपोर्ट। तो अगर हम इसका क्रक्स निकालें पूरी फाइंडिंग्स का, तो यही कहता है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जो पॉवर्टी रेट है वो बढ़ा है। मतलब पॉवर्टी पहले ना धीरे धीरे कम हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, कि 2010 में कुछ पॉवर्टी रेट था, पॉवर्टी की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी 2015 में, 15 के मुकाबले 20 में थोड़ी सी और कम हो गई थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2020 और 21 में जो पॉवर्टी है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी का रेट है बढ़ने का, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन जो हम पहली बार देख रहे हैं विद इन दिस 2 डिकेड्स 20 ईयर्स। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस रिपोर्ट। और इसने बताया है कि जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन से हैं वो कौन है, एक तो अफ्रीकन रीजन से हैं और साथ में वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर थी और अल्टीमेटली ड्यू टू कोरोना और ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डाउन चली गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गई है। तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन एक तो एशिया वाला रीजन है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज अवेलेबल हैं और सबसे जो सब सहारन अफ्रीका है, पूरा साउथ सुडान हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे कीनिया हो, पूरा ये जो कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, लीबिया, तो ये सारी भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो पॉवर्टी का रेट है, जो नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं वो बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो ये रिपोर्ट बेसिकली यही बताती है कि कैसे किस तरीके से कोरोना ने लोगों में पॉवर्टी रेट को बढ़ा दिया है। तो एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, और अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये बताना है कि ड्यू टू कोरोना पॉवर्टी बढ़ी है तो आपने सिर्फ सिंपली लिख दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो यू कैन कोट दिस रिपोर्ट कि भाई वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। रिपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। क्या क्रक्स बोला है इसने, क्रक्स यही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉवर्टी जो कम होनी चाहिए थी, जो एक्चुअली कम हो रही थी, अब वो अल्टीमेटली बढ़ रही है वो, एंड दैट जो रिजल्ट है वो किसकी वजह से आया है, ये ऑल क्रेडिट गोज टू द कोरोना डिजीज, है ना, कोविड-19 डिजीज को क्रेडिट जाता है कि भाई जिसकी वजह से पॉवर्टी का रेट पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है। अफ्रीका की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, एशिया पैसिफिक की बात कर लो, सभी कंट्रीज में ही जो पॉवर्टी रेट है वो बढ़ रहा है। ठीक बात है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका एनुअल स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट असर सर्वे। असर सर्वे है बेसिकली हर साल ये रिलीज किया जाता है, दैट इज रिलीज्ड बाय द काइंड ऑफ एक एनजीओ है, एनजीओ प्रथम, है ना, एनजीओ प्रथम है जो हर साल ये रिपोर्ट रिलीज करता है। पिछले 15 साल से ये रिपोर्ट रिलीज कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने फ़ोन के थ्रू लोगों से डेटा लिया है और अल्टीमेटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, तो बेसिकली रिपोर्ट है क्या, नाम से क्लियर, वैसे तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जितने भी रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं क्या उनकी रीडिंग स्किल्स अप टू द मार्क हैं, क्या वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या जो बच्चा 5th क्लास में है वो 5th क्लास या 4th क्लास की जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या उनको वो टैकल कर पा रहा है, क्या वो ढंग से पढ़ पा रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, रूरल एरियाज में कई बार बच्चा होता 7th या 8th क्लास में है लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, तो बस वो सिंपल पास होता चला जा रहा है हर एक साल में, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी है। तो जब बच्चा 7वीं या 8वीं में पहुंच गया है, अब उसके बाद वो उसको अपना अगर नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा है तो फिर फ़ायदा कैसी एजुकेशन का, है ना। तो यही जो रिपोर्ट है एनजीओ प्रथम जो रिलीज़ करता है वो ये देखता है कि आपके रूरल एरियाज़ में कितने बच्चों की रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स अप टू दी मार्क हैं। तो बच्चों के एजुकेशन के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है, कौन रिलीज़ करता है, कैसे रिलीज़ करता है। और पहली बार इसने जो ये रिपोर्ट आई है इसने ये देखा है कि कोरोना के बाद जब स्कूल्स बंद हो गए थे, जब ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, तब कितने बच्चों के पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी था, कितने लोगों के पास लैपटॉप्स थे, कितने लोगों के पास एक एक्सेस था कि भाई वो लाइव क्लासेस को देख पाएँ, उनके पास बुक्स पहुंच पाएँ, उनको जो सिलेबस है, उनको जो मटेरियल है रीडिंग करने का वो उनको टैब्स पर या फिर बुक्स उनके घर पर आ जाए। तो ये सारी जो चीज़ें सर्वे की है दैट इज़ दी आप कह लो कि
जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। हर साल आती है, कौन रिलीज करता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर हम देखें कि की फाइंडिंग्स क्या है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से किस तरीके से इंडिया में जो रूरल बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसने ये बोला है कि जो 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन है उनके पास कोई भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है घर पर। तो उनके पास टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है जो उनको स्कूल से बेसिकली मिलती थी। तो जब बुक्स ही नहीं है तो अल्टीमेटली पढ़ाई कहाँ से करेंगे। तो ऐसे 20% बच्चे हैं जिनके पास कोई भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, एंड दैट 20% इज अ काइंड ऑफ एवरेज फॉर द होल कंट्री। कहीं पर ये 35% है, कहीं पर ये 45% है, और कहीं पर ये 2 या 3% है। दैट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 20% बच्चे ऐसे हैं रूरल एरियाज में रहने वाले जिनके पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है। अगर हम सेकंड इसकी बात करें तो इसमें लिखा है 2 in the 3 चिल्ड्रन, 3 में से 2 बच्चों के पास कोई भी लर्निंग मटेरियल नहीं है। जिस हफ्ते का उनको काम दिया गया था उस हफ्ते का काम करने के लिए उनके पास कोई भी लर्निंग मटेरियल है ही नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली उनको क्लास मिल भी रही है, क्लास वो लगा भी रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो मटेरियल आना चाहिए बुक्स के थ्रू या पीडीएफ्स के थ्रू वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे 3 में से 2 बच्चे हैं जिनके पास नो लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटी गिवन बाय देयर स्कूल दैट वीक। ठीक बात है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि जो 5.3% ऑफ रूरल चिल्ड्रन जिनकी एज 6 to 10 ईयर्स है, अभी तक उनकी कोई भी एनरोलमेंट स्कूल में नहीं देखी गई है। मतलब 100 में से 5.3 बच्चे ऐसे हैं रूरल एरियाज वाले जिन्होंने अपना एडमिशन अगली क्लास में लिया ही नहीं है। अगर हम पहले की बात करें तो 2018 में दिस नंबर वाज जस्ट 1.8%। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिपल हो चुका है अब तो ये। मतलब अगर 2018 में 1.8% बच्चे ऐसे थे 6 to 10 ईयर की एज ग्रुप में जो अगली क्लास में नहीं एनरोलमेंट लेते थे, अब वो 1.8% नहीं रहे, अब वो कितने हो गए, अब वो 5.3% हो गए हैं। तो इसका मतलब जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में रहने वाले उनकी जो एनरोलमेंट रेट है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं कि एनरोलमेंट जो पैटर्न्स हैं, पहले क्या होता था, जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाते थे, गवर्नमेंट मतलब जो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो कोशिश ये करते थे कि भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल सके, है ना, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वो सब फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये पैटर्न देखने को मिला कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अब प्राइवेट स्कूल में ना जाने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पैटर्न जो देखा गया कोरोना पेंडेमिक की वजह से, है ना। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का एक तो क्या है यार, फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, और फीस ज़्यादा हो गई है तो मतलब उनके लोग पहले ही अनएम्प्लॉयड हैं ड्यू टू कोरोना का पेंडेमिक। तो अगर और ज़्यादा पैसे प्राइवेट स्कूल्स वाले मांग रहे हैं, फीस बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली लोगों को ये लगता है कि अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में ही क्यों ना चले जाए, है ना। तो आपने ध्यान रखना है जो पैटर्न है, अगर आप पूरी रिपोर्ट का क्रक्स निकालो तो क्रक्स यही है कि इंडिया में पिछले सालों के मुकाबले एजुकेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई है, और ख़ास करके जो इम्प्रूवमेंट ना देखने जाने वाला कंसेप्ट है दैट इज़ एग्जैसरबेटेड बाय द कोरोना का पेंडेमिक। तो पहले सिचुएशन खराब थी, अब सिचुएशन और ख़राब हो गई है ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन, है ना। तो अल्टीमेटली क्रक्स यही निकलता है कि इंडिया में एजुकेशन, अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के बच्चों की, तो उसमें आप 2-3 डेटा ध्यान रख सकते हो। एक तो लास्ट वाला ध्यान रख लेना कि क्या पेंडेमिक ने इम्पैक्ट डाला है, लास्ट वाला देख लेना, और साथ में आपने ये देखना है कि एनरोलमेंट जो रेट है पहले 1.8%, मतलब जो बच्चे अगले स्कूल में नहीं जाते थे, अगली क्लास में नहीं जाते थे, दोज वर ओनली 1.8%, लेकिन अब उनका जो नंबर है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू दी 5.3%। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है ये अनएनरोलमेंट का रेट। तो ये 2 डेटा तो कम से कम आप ध्यान रख ही लेना। ये अगर नहीं भी याद रहते हैं तो बस आपको पता तो है ही है ना कि कोरोना की वजह से टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है बच्चों को। तो जब टेक्स्ट बुक ही नहीं है तो अल्टीमेटली कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली एजुकेशन में। ठीक है, तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। असर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, क्या इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि क्या कौन से बच्चों को ये सर्वे करता है, उनकी कौन सी स्किल्स को ये मैप करता है, और अल्टीमेटली क्या इसकी की फाइंडिंग्स है अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये अक्टूबर में रिलीज़ की गई थी रिपोर्ट, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इन द न्यूज़ ऑफ द अक्टूबर 2020। तभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ आयुष्मान सहकार योजना।
आयुष्मान बेसिकली हम लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम किया था, जिसमें ये बात की गई थी कि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया में, उसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, ठीक है। और सहकार का मतलब एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ऐसे कोऑपरेटिव्स को पैसे देना, एक उनको उनके पैरों पर खड़ा करके लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर दी पार्ट ऑफ द आयुष्मान सहकार। तो दैट इज न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। और इसकी अगर हम स्कीम की बात करें तो दैट स्कीम इज टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो कोरोना की वजह से हम लोगों ने ये देखा कि भाई इंडिया में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर्स हों, इन सब की कमी हम लोगों ने बहुत महसूस करे, है ना। तो अभी महसूस कर ही रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या है, जब लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटी आपने अगर देनी है तो फिर हॉस्पिटल्स को और बढ़िया करना है आपने। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को बढ़िया करने के लिए, नए बनवाने के लिए हम किसको फंड कर रहे हैं? वी आर फंडिंग द कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो जो भी रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव्स प्रेजेंट हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन दी क्रिएशन ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उन लोगों को फंड देंगे। और ये फंड कौन देगा? दिस इज स्टार्टेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ध्यान रखना है NCDC। इसी कॉरपोरेशन के अंडर ये स्कीम को लॉन्च किया गया है एंड दिस कॉरपोरेशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये ध्यान रखना है कि किसने लॉन्च किया है, क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है और क्यों इसको शुरू करने की नौबत आई, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो बेसिकली आपने सिंपल ध्यान रखना है कि जो NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कोऑपरेटिव्स को लोन देगी, मतलब ये उसको पैसे देगी कि भाई आप अपने एरियाज़ में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि लोग जो भी किसी डिजीज़ से पीड़ित हैं, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो TB ही क्यों ना हो, तो उस केस में लोगों की डेथ कम से कम हो। इसीलिए आपके पास ये जिम्मा है, ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एरियाज़ में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो उसके लिए जो NCDC है वो उनको लोन प्रोवाइड करेगी। और किस में से ये पैसा निकाल कर देगी NCDC, उसके लिए भी एक अलग फंड बनाया जाएगा। देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द अदर फंड फॉर दिस पर्पस। एक फंड बनाया जाएगा जिसमें से इनको कोऑपरेटिव्स को लोन दिया जाएगा। और साथ में जो कोऑपरेटिव्स जिनमें मेजॉरिटी किसकी है, विमेन की है, तो अगर कोऑपरेटिव्स में मेजॉरिटी विमेन की है तो उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन की भी की जो बेनिफिशियरी है वो भी बनाया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि आपको अगर लोन 5% इंटरेस्ट रेट पर मिला है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि 5% इंटरेस्ट रेट में से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट ऐसा होगा जो सरकार प्रोवाइड करेगी बैंक को। मतलब आपको सिर्फ 3 या 2% ही देना पड़ा, बाकी जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो किसने पे कर दिया? वो सरकार ने पे कर दिया। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इससे होता क्या है, इससे लोगों में लोन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो लोगों को लगता है कि जब इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है तो लोन ले लेते हैं, लोन लेके अल्टीमेटली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाएंगे, लोगों को भी फ़ायदा है, जिसने ये बनाई है उसको भी फ़ायदा है क्योंकि पैसे भी तो उससे जनरेट होंगे ही उस बिजनेस से। तो इसमें बैंक का भी फ़ायदा है क्योंकि लोन वो दे रही है, उसको भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लोगों को फ़ायदा है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको ये फ़ायदा है कि अब उनके पास बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस चला रहे हैं वो अल्टीमेटली। तो सब चीज़ों को फ़ायदा पहुँचता है इससे। तो आपने की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि बेसिकली NCDC ने कोऑपरेटिव्स को लोन देने हैं और उस लोन को देने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? वो किसी पर्टिकुलर फंड से आएंगे और ख़ास करके उन कोऑपरेटिव्स को मिलेंगे जिनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को बिल्कुल ही नहीं पता कि हेल्थ केयर में होता क्या है और वो बस लोन लेने के लिए आ गया है कि भाई मुझे ये हॉस्पिटल बनाना है। तो ऐसे लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। कुछ ना कुछ आपकी एफिशिएंसी, कुछ ना कुछ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी देखी जाएगी बिफोर गिविंग द लोन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा टू दी कोऑपरेटिव्स जहाँ पर जो मेजॉरिटी है दैट मेजॉरिटी इज ऑफ द विमेन। तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वही बेनिफिट्स हैं कि कोरोना की वजह से जितना भी हम लोग लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज़ देख पा रहे थे कि भाई किसी जगह पर ऑक्सीजन नहीं है, किसी जगह पर वेंटिलेटर्स नहीं है, किसी जगह पर दवाइयाँ नहीं है, किसी जगह पर वैक्सीन नहीं है, तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो हल्की सी कम हो जाएंगी।
तो अल्टीमेटली लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंचेगी। एनसीडीसी का ये जो काम है जिसके लिए इसको पर्टिकुलरली बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाएंगे, और जो कॉपरेटिव्स हैं उनको तो इस बिजनेस मॉडल से पैसे आ ही रहे हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच जहां पर हर एक स्टेक होल्डर को कुछ ना कुछ मिल रहा है बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ठीक बात है, तो आपने इस तरीके से स्कीम को ध्यान में रखना है। क्या ये स्कीम थी, है ना, आयुष्मान सहकार है। आयुष्मान का नाम लेते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसी स्कीम है जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। सहकार का मतलब कोऑपरेटिव, और उसके बाद तो पूरे आपको याद ही है कि किस तरीके से पॉइंट वाइज आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती है, तभी मैं करवा भी रही हूँ ये वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैंडेटरी पैकेजिंग इन ऑफ द जूट मटेरियल। हमें पता है कि जो पैकेजिंग है वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई प्लास्टिक का सामान हो, चाहे कोई कप हो, कोई भी अगर चीज़ होती है, तो जो पैकेजिंग होती है वो भी मेनली कहाँ से की जाती है, दैट इज़ डन बाय दी प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया है कि जितने भी आपके 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स, चाहे वो क्रॉप है, चाहे वो राइस है, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो शुगर केन है, इनकी जो पैकेजिंग होगी 100% पैकेजिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड 20% पैकेजिंग ऑफ द शुगर, जो भी शुगर बनाई गई है उसकी जो पैकेजिंग होगी 20% की, वो किस में की जाएगी, वो की जाएगी आपका जूट मटेरियल से। आपने जूट के बैग्स देखे होंगे, वो जो बोरियां टाइप सी होती हैं वो जूट से बनी होती हैं। कब तो मार्केट में कई जूट के बैग्स भी आ गए हैं जो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पर्टिकुलर हाथ का काम किया जाता है, बहुत बारीकी से काम किया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो पैकेजिंग है मैंडेटरी कर दी गई है, 100% मैंडेटरी है फॉर द फूड ग्रेन्स एंड 20% जो है मैंडेटरी दैट इज इन द केस ऑफ शुगर। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसा किया क्यों गया है, वाई दिस स्टेप वॉज टेकन। ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि इंडिया में जो जूट है वो मेजरली कहाँ बनता है, इट इज़ मेड इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली क्या है, फार्मर्स की अभी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर ही जूट सबसे ज़्यादा उगता है। लेकिन प्लास्टिक के आने के बाद इसकी जो वैल्यू है पैकेजिंग में वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसी वजह से अब जूट इंडस्ट्री को दोबारा से ग्रो करवाने के लिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है कि जो पैकेजिंग है वो मैंडेटरी ही कर दी जाए कि आप जूट में ही पैकेजिंग करोगे और किसी मटेरियल में पैकेजिंग करोगे ही नहीं, और अगर प्लास्टिक में करोगे तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना। तो ये बेसिकली एक स्टेप है जिसमें हम जूट इंडस्ट्री को दोबारा से ग्रो करवाने की बात कर रहे हैं। तो आपने ये नंबर ध्यान रखना है, फूड ग्रेन्स के लिए 100% ध्यान रखना है, और जो शुगर मटीरियल है उसके लिए आपको 20% ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम जूट की बात करें तो जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, क्योंकि इंडिया में ये जूट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप वेस्ट बंगाल वाला एरिया की बात करो तो उस एरिया में जूट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ और जूट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर एरियाज़ दोनों ही आपको अबंडेंस में मिल जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मिलते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली गोल्डन फाइबर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर दी पैकेजिंग, फॉर एज अ नेचुरल टेक्सटाइल, है ना। जैसे कॉटन को हम लोग यूज़ करते हैं वैसे जूट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय सम मॉडिफिकेशन इन दी जो भी उसका मटीरियल है उसमें। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर है। इंडिया, अगर हम ध्यान रखें, इंडिया जो है रॉ जूट का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो रॉ जूट हो, मतलब जो जूट की खेती की है उससे जो धागे वगैरह निकाल कर वो रॉ जूट उसको बोलते हैं, मतलब उससे भी बोरियां नहीं बनाई गई हैं। तो वो जो रॉ जूट है बेसिकली उसमें भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जूट से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसके कंटेक्स्ट में भी इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है पूरे वर्ल्ड में। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, जूट के बारे में, कि एक तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, और अल्टीमेटली ये कहाँ ज़्यादा मिलता है, इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे पहली जो मिल थी वो कॉटन और जूट की ही लगी थी। तो जूट की जो सबसे पहली मिल थी वो लगाई गई थी आपकी 1855 में। तो जब ब्रिटिशर थे इंडिया में तब से ही जूट की खेती बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसी वजह से इंडिया अभी तक जूट के एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आगे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको ये पैकेजिंग का ध्यान रखना है कि भाई अब इसको अप्रूवल मिल चुका है, कैसे कैसे पैकेजिंग करेंगे और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और जूट के बारे में कि मेनली कहाँ मिलता है इंडिया में। तो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मेजरली नॉन फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ जूट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो
नेक्स्ट है नोबल पीस प्राइज। देखो अक्टूबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा नोबल प्राइजेस मिले थे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो नोबल प्राइज पीस में हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। तो इसके थोड़े से आपको ध्यान रखने कि भाई किसको मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, साथ में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो भी प्राइज मिला है उसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। तो जो भी हम करेंगे मेंशन, जो भी नोबल पीस प्राइज करेंगे, चाहे नोबल प्राइज इन दी केमिस्ट्री करेंगे, चाहे फिजिक्स में करेंगे, उन सब की एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम नोबल पीस प्राइज की बात करें तो ये किसको मिला है? इट इज गिवन टू द यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो UNWFP है। इट इज द फूड ब्रांच, फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो जहाँ पर खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन जो मैल न्यूट्रिशन चाइल्ड वहाँ पर रहते हैं, तो उन सब कंट्रीज में खाने पहुँचाने का जो काम है दैट इज टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसको इसी काम के लिए ही नोबल पीस प्राइज भी मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो झगड़े हैं वो किस पर होते हैं, वो खाने पर होते हैं। अभी तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हम लोग देख रहे हैं कि यील्ड इनकी कम हो रही है। पहले अगर गेहूं बहुत ज़्यादा उगता था पूरे वर्ल्ड में, तब उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। तो जब फूड ग्रेन्स ही कम होंगे, पॉपुलेशन उतनी ही है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो उस केस में आप फूड के चक्कर में लोगों से लड़ाई करते हो। तो अल्टीमेटली जब खाना ढंग से मिल रहा है तो पूरे वर्ल्ड में पीस है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इसी प्रोजेक्ट की वजह से, जहाँ पर उसने कई कंट्रीज में फूड को प्रोवाइड करवाया है, इस वजह से पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो पाई है। दैट इज वाई इट हैज़ बीन गिवन द नोबल पीस प्राइज। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स, तो आपको बस डेटा ये ध्यान रखना है कि इट हेल्प्स नियरली 97 पीपल इन द 88 कंट्रीज ईच ईयर। हर साल ये 88 कंट्रीज में 97 मिलियन पीपल को खाना प्रोवाइड करता है। और ये खाना प्रोवाइड करने की वजह से करता क्या है, इट इंश्योर्स द पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दैट इज वाई इट इज गिवन नोबल पीस प्राइज। और खास करके ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ड्यू टू कोरोना का लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना की डिजीज़, बहुत ज़्यादा जगहों पर लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उनको खरीदने के लिए। और पैसे क्यों नहीं थे? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। तो इस चक्कर में भी कोरोना की वजह से जितने लोगों के पास खाना नहीं था, उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किसने किया? काम किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो इसी वजह से इसके कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए इसको इस खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, उसके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, है ना। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर हम WFP की बात करें तो इट इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसका सिंपल काम क्या है, टू प्रोवाइड द फूड एंड द न्यूट्रिशन टू दी ऐसी कंट्रीज जहाँ पर फूड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं लगती हैं। तो सिंपल है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये बना कब था? 1961 में बना था, और तब से लेकर अब तक ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर चुका है। और इसका एक और टारगेट है कि 2030 तक, है ना, इंडिया भी अगर बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो 2030 तक हमें क्या करना है? वी हैव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। तो अल्टीमेटली उनमें से एक गोल ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में आपको जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है, जो हंगर है उसको ख़त्म करना है। तो हंगर को ख़त्म करने के लिए जो काम है वो कौन कर रहा है? ये कर रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो कब ये बना था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये न्यूज़ में था, है ना, कौन सा इसको प्राइज़ दिया गया है, और उसको वो प्राइज़ क्यों दिया गया है, ये हम सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक बात है। चलो, अगर हम इसी की बात करें तो देयर इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड हंगर मैप। वर्ल्ड हंगर मैप है जिसमें कौन है कोलैबोरेशन में? अलीबाबा क्लाउड। अलीबाबा कंपनी है बेसिकली, उसकी एक और ब्रांच है अलीबाबा क्लाउड, जिसने WFP के साथ मिलकर एक ये मैप बनाया है, वर्ल्ड हंगर मैप। इस पूरे वर्ल्ड में जो जो कंट्रीज़ हैं उनको एक कलर प्रोवाइड किया गया है, जिस कंट्री का कलर अगर रेड है मतलब उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हम उन कंट्रीज़ में हेल्प पहुंचा सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इन कंट्रीज़ को है पहले, बाकी कंट्रीज़ को बाद में टैकल कर लेना।
तो वर्ल्ड हंगर जो मैप है आपका वो किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किसके साथ कोलैबोरेशन में मिलाया है और किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, और अल्टीमेटली कौन सा जो कलर है वो किस कंट्री को दिया गया है, और उस कलर के हिसाब से ही किसी भी कंट्री में आप फूड ग्रेन को प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नोबेल पीस प्राइज मिला है इसको, और अल्टीमेटली वर्ल्ड हंगर मैप भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में ना काफ़ी रहता है, जब भी फूड प्रोग्राम की बात चलेगी ना तब ये वर्ल्ड हंगर मैप की बात ज़रूर आएगी। तो इस जब हम टॉपिक कर ही रहे हैं WFP वाला, तो ये भी कर ही लेते हैं, है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि नहीं याद रहेगा, तो याद रखना ही है बस सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओसिरिस रेक्स एंड एस्ट्रॉयड बेनू। आपको ध्यान रखना है कि जो ओसिरिस रेक्स है ये कौन सा मिशन है, किस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए भेजा गया है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेजा है। तो हम देखते हैं कि भाई इसको भेजा है नासा ने, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। तो नासा ने इसको भेजा है टू स्टडी द एस्ट्रॉयड बेनू। हमें पता है, हमने पहले भी बात किया था हायाबुसा 1 हायाबुसा 2 हम लोगों ने जब नवंबर वाले करंट अफेयर्स किए थे कि जापान के जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है उसने हायाबुसा 2 बेसिकली अभी नीचे उतारा था नवंबर में, जब उसने जो रियुगु एस्ट्रॉयड है वहाँ से सैंपल वो लेकर आया था और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में वो गिरा था, वहाँ से वो सैंपल जाक्सा ने इकट्ठे किए। अब वो स्टडी कर रहा है कि जो रियुगु एस्ट्रॉयड था वो किस चीज़ से बना है और कितनी देर पहले बना है। तो ये हम एस्ट्रॉयड के बारे में बात कर चुके हैं पिछले महीने वाले में। अगर हम दोबारा बात करें एस्ट्रॉयड की, एस्ट्रॉयड कहाँ मिलते हैं आपको, मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट है, बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर का जो प्लैनेट है, इसमें काफ़ी सारे आपको एस्ट्रॉयड देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं बेल्ट में से एक आपका एस्ट्रॉयड है बेनू, जिसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है ओसिरिस रेक्स। ठीक है, इसका भी काम सेम ही है, इसका भी काम ये है कि ये एस्ट्रॉयड पर उतरेगा, वहाँ पर इसके सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और अल्टीमेटली दोबारा से धरती पर वापस आएगा, और जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे धरती पर जब वो आ जाएगा कि भाई जो बेनू एस्ट्रॉयड था वो किस चीज़ से बना है, क्या उसमें रॉक मटेरियल है, क्या उसमें रॉक का स्ट्रक्चर है, क्या उस पर पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग बेनू पर ना रहकर उसको यहाँ पर लेकर आकर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी ये बेनू एस्ट्रॉयड को टच किया है इसने, और 2023 तक 2023 तक ये दोबारा धरती पर वापस आ जाएगा विद दी सैंपल्स। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अगर हम देखें ओसिरिस रेक्स की फुल फॉर्म, इट इज़ द ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मेरे को पता है, लेकिन अगर नहीं भी याद होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन सिंपल ध्यान रख लेना कि जो ओसिरिस रेक्स है दैट इज स्टडी ऑफ द एस्ट्रॉयड बेनू, और ये किसका मिशन है, ये नासा का मिशन है, और अल्टीमेटली हम लोग एस्ट्रॉयड की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा फिनोमेना वही है, पहले एस्ट्रॉयड पर भेजेंगे, लैंड करवाएंगे, सैंपल इकट्ठा करेंगे और दोबारा से धरती पर वापस आ जाएंगे। तो सभी में यही कर रहे हैं हम लोग। तो आपको ध्यान रखना किस तरीके से कर रहे हैं। ये लॉन्च कब किया गया था, ये 2016 में लॉन्च किया गया था, और टारगेट था इसका 2018 में अपने टारगेट पर ये पहुंच गया था। अब रिसेंटली वहाँ पर ये सैंपल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे लैंड कर रहा है और सैंपल इकट्ठे करेगा, दोबारा से वहाँ से उठेगा और फिर धरती पर ये वापस आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा जो मिशन है, पहले हायाबुसा 1 हायाबुसा 2 हम लोगों ने बात की थी, लेकिन वो किसका मिशन था, वो जापान का मिशन था, दैट वाज द स्पेस एजेंसी जाक्सा, है ना। तो ये जो मिशन है वो नासा का है। तो नासा ने पहली बार किसी एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए कोई मिशन भेजा था। तो पेपर में स्टेटमेंट अगर आए कि भाई दिस इज द फर्स्ट मिशन ऑफ नासा टू स्टडी एन एस्ट्रॉयड, तब तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट आए कि भाई दिस इज द फर्स्ट मिशन टू स्टडी एनी एस्ट्रॉयड बाय एनी स्पेस एजेंसी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इससे पहले हायाबुसा 1 जा चुका है, हायाबुसा 2 जा चुका है। ठीक बात है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये नासा का सबसे पहला मिशन है टू स्टडी दी कोई भी एस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कौन सी साइट पर जाकर ये लैंड करेगा और कौन से सैंपल को इकट्ठा करेगा, तो जो साइट का नाम है वो हमें ध्यान रखना है, दैट इज नाइटिंगेल इसका बेसिकली साइट का नाम है। काइंड ऑफ क्रेटर है, काइंड ऑफ गड्ढा है, जहाँ पर ये उतरेगा, वहाँ का सैंपल इकट्ठा करेगा। जितने ज़्यादा नीचे सॉइल का सैंपल इकट्ठा कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सरफेस से नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमें प्रिमिटिव लाइफ का और ज़्यादा पता लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है पूरे मिशंस के दौरान कि हम लोग सरफेस के नीचे की जो मिट्टी है उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आकर स्टडी कर सके।
तो आपको साइट का नाम ध्यान रखना है। हम लोगों ने जब नासा का परसेवरेंस मिशन किया था उसमें भी साइट याद करी थी कि वो कहाँ पर लैंड करेगा। हमने जब चाइना का तियानवन-1 मिशन किया था तब भी हमने साइट याद करी थी कि वो कहाँ पर उतरेगा। ये आपका होमवर्क है कि आपको रिवाइज करना है जो हम लोगों ने फरवरी वाले महीने में किया था कि ये कहाँ पर उतरेंगे और इनकी साइट का नाम क्या है वो आपको याद रखनी है। इस वाले की आपकी जो साइट है दैट इज नाइटिंगेल। ठीक है, तो ऑसिरिस रेक्स क्या है, किस कंपनी ने भेजा, किस स्पेस एजेंसी ने भेजा है, क्या इसका काम है, किस एस्ट्रॉयड को ये स्टडी करेगा, उसका नाम क्या है और अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल। तो क्रक्स क्या निकलता है आपका इस करंट अफेयर का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग आप उसको इजीली टैकल कर सको। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट करेंगे वाटर ऑन द मून। रिसेंटली अभी वाटर पर मून पर एक जगह है क्लेवियस क्रेटर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लेवियस क्रेटर एक जगह है मून पर जहां पर वाटर के होने के एविडेंसेस नजर आए हैं और ये वाटर के एविडेंसेस किसने दिए हैं हमें, दिस हैज बीन गिवन बाय द सोफिया। सोफिया इज अ काइंड ऑफ नासा का ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया एक ऑब्जर्वेटरी है, अ काइंड ऑफ दिस जेट एयर, इस तरीके की ये है। इसके बीच में यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे की हेल्प से क्या देखती है, जितनी भी वाटर के रिलेटेड वेवलेंथ्स हैं, हमें पता है ना कि हर जो चीज़ होती है उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। तो जो वाटर की वेवलेंथ है उसके रिगार्डिंग ये जो कैमरा है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। वो देखता है कि अल्टीमेटली कहाँ पर पानी का सोर्स ज़्यादा है या कहाँ पर पानी का सोर्स कम है। तो इस कैमरे की हेल्प से, सोफिया जो जेट एयर है इसकी हेल्प से हम लोगों ने देखा कि इसने मून पर जो क्लेवियस क्रेटर है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी इसने दिखाई है। ठीक है, तो कई सारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वाटर पहले से प्रेजेंट था या फिर अभी रिसेंटली डेवलप किया है। तो कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द थ्योरीज, तो इसमें एक इससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सनलिट साइट है ना, जो भी सनलिट साइट है ऑफ द मून, वहाँ पर हम लोगों को वाटर की प्रेजेंस देखने को मिली है। अदरवाइज अभी तक हम लोगों को क्या लगता था कि जो डार्क साइड ऑफ द मून है जहां पर सन की लाइट कभी भी नहीं पहुंचती है, तो डार्क साइड ऑफ द मून पर ही वाटर की प्रेजेंस है। लेकिन पहली बार हमें ये पता लगा है कि सिर्फ डार्क साइड ऑफ द मून ही नहीं, जो साइड आपकी मून की सनलाइट जहां पर पड़ती है वहां पर भी कुछ ना कुछ वाटर के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। इसका मतलब पूरे मून पर, चाहे वो डार्क साइड हो चाहे वो लाइट साइड हो मून की, वहां पर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी देखने को मिली है। और ये सबसे पहला एविडेंस किसने दिया है, ये एविडेंस दिया है आपका सोफिया ऑब्जर्वेटरी, जो किसकी ऑब्जर्वेटरी है, नासा की ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, चलो सोफिया के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड बोइंग 740, याद रखने की जरूरत है, सिंपल जेट लाइनर है यार, इतना ध्यान रख लेना कि सोफिया नाम से ही क्लियर है, तो है ना, जेट लाइनर है, एयरप्लेन की तरह दिखता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ उड़ता है, ये 45,000 फीट पर उड़ता है ना, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बोला है इसको। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है अर्थ का, वहीं पर ये उड़ता है। इसकी जो हाइट है दैट इज 45,000 फीट। तो हाइट आपने ध्यान रखनी है। इसके पास एक कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा, जो क्या कैप्चर करता है, दैट पिक्स अप द वेवलेंथ यूनिक टू वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी मून हो, चाहे एस्ट्रॉयड हो, चाहे कोई और प्लैनेट हो, वहां पर अगर इसको लगता है कि वहां से कोई ऐसी वेवलेंथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स की रिगार्डिंग आ रही है वहां से, इसका मतलब कुछ ना कुछ वाटर पहले से प्रेजेंस है वहां पर उसकी। तो इस वजह से इस कैमरे की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो इसने ध्यान रखना है कि इसने डार्क साइड एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकती है, लेकिन क्योंकि मून की ये वाली साइड सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ज़्यादा लाइट इन नेचर है, तो ज़्यादा अच्छे से ये दिखता है। इस कैमरे की जो पिक्सल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, वेवलेंथ को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वजह से सोफिया ने पहली बार एक कैप्चर कर लिया कि जो मून पे ऐसी जगह है जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि हाउ कुड द वाटर हैव फॉर्म्ड, किस तरीके से वाटर मून पर फॉर्म हुआ होगा, ऐसे क्या चांसेस रहे होंगे, ऐसी क्या चीज़ें रही होंगी कि वाटर वहाँ पर बन गया। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज हैं अगर हम देखें तो पहली थ्योरी ये कहती है कि कुछ ऐसी स्पेस रॉक्स, जैसे हम देखते हैं कि स्पेस में ना कई सारी चीज़ें ऐसे घूमती रहती हैं, तो ऐसी कोई स्पेस रॉक जिस पर पहले से ही वाटर प्रेजेंट था,
जब वो मून पर जाकर टकराया तो अल्टीमेटली उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी चले गए। तो इस वजह से वाटर प्रेजेंट है मून पर, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेस रॉक जिनमें पहले से वाटर प्रेजेंट था वो टकराकर मून के सरफेस पर चली गई। एक तो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो सन की सोलर विंड्स हैं इनमें जो हाइड्रोजन होता है, हमें पता है कि जो सन है वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम बेसिकली प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तभी हीलियम बन रहा है वहाँ पर, क्योंकि सन एक ऐसा जगह है जहाँ पर नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। फ्यूजन बोल रही हूँ बार बार, मैं फिजन नहीं बोल रही हूँ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो हमें सन पर देखने को मिलती है। तो एक वहाँ पर जो सोलर विंड्स हैं, सन से निकलने वाली कुछ ऐसी सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि सन में है ही हाइड्रोजन मेनली। तो उस सोलर विंड्स में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या पता जो मून की सॉइल है वहाँ पर कुछ और ऐसे आयंस प्रेजेंट हो जिनके साथ केमिकल रिएक्शन करके वो क्या बना ले, वाटर मॉलिक्यूल बना ले। क्योंकि हमें ये पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे बना है, H2O इज मेड अप ऑफ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे ही बना है। तो जो हाइड्रोजन है वो आ गई है आपके सन की सोलर विंड के साथ में, तो वो भी मून तक पहुंच रही है। और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये मे बी मून की सॉइल पर प्रेजेंट हो। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हो गई है तब अल्टीमेटली वाटर प्रेजेंट हो चुका है मून पर। तो ये कुछ दो थ्योरीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे वाटर फॉर्म हुआ है मून पर। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स। नोबेल प्राइज मैंने कहा था इस महीने काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, तो आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या उनके नाम हैं और क्या उनकी बेसिकली अचीवमेंट्स हैं। अगर हम नाम की बात करें तो ये मिले हैं आपके पेनरोस, गेंजल एंड गेज। तो आप बेसिकली इनके सरनेम भी याद कर सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा। पेनरोस को मिले हैं, गेंजल को मिला है और गेज को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लैक होल की। ब्लैक होल किस तरीके से बना है, क्या उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाने देता। तो ये सब उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है। और साथ में जो गेंजल और गेज है उन्होंने एक ब्लैक होल की डिस्कवरी भी करी, जिसका नाम हम लोग अभी देखेंगे कौन से ब्लैक होल की डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, चलो तो हम इसके अपने नाम ध्यान रखने हैं, पेनरोस, गेंजल एंड गेज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें व्हाट आर दी ब्लैक होल्स, हमें ब्लैक होल्स के बारे में समराइज करना है। जब कोई भी स्टार डेड हो जाता है, मतलब जैसे अभी सन है, सन अभी एक्टिव स्टार है, जब धीरे धीरे जो सन है वो डेड होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी जो कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। कोई भी अगर स्टार है तो उसकी एक कोर होती है ये वाली, तो ये जब कोर में बहुत ज़्यादा मास इसका बढ़ जाता है तो सारा का सारा जो स्टार है वो उसके अंदर कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो कोर की ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ग्रेविटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टार। जितना ज़्यादा बड़ा स्टार होगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, क्योंकि उसका उतना ही ज़्यादा मास है। तो इस कोर की वजह से, ग्रेविटी के ज़्यादा होने की वजह से ये जो पूरा का पूरा स्टार है ये इसके अंदर कोलैप्स करना शुरू कर देता है। तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और अपने आप से जाने नहीं देता। इसका मतलब अगर जो लाइट है, चाहे विजिबल लाइट है चाहे इंफ्रारेड लाइट है, जो आपकी सन से निकल रही है, तो वो भी जब ब्लैक होल वाले एरिया में जाएगी तो वो भी सारी की सारी अट्रैक्ट कर ली जाएगी। इसका मतलब कोई भी लाइट ब्लैक होल से बाहर नहीं आ रही है। तो जब कोई लाइट बाहर ही नहीं आ रही है तो हम ब्लैक होल को देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम चीज़ें देखते कैसे हैं? जब कोई भी चीज़, कोई भी लाइट किसी चीज़ पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पड़ती है तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं, है ना। लेकिन जब कोई लाइट ब्लैक होल से बाहर निकल ही नहीं रही तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई वी से दैट दीज होल आर द ब्लैक इन नेचर। ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है ब्लैक होल्स की कि कोई भी चीज़ें इनसे बाहर नहीं आ पाती। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर हम पेनरोस की बात करें तो पेनरोस ने ये बताया था कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो आइंस्टाइन ने दी थी, उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन आइंस्टाइन ने किया था कि अल्टीमेटली जो ब्लैक होल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम एनी स्टार, तो ये भी उस चीज़ को एक तरीके से पैटर्नाइज करता है कि भाई हाँ, जो ये प्रेडिक्शन दी गई थी वो बहुत सही दी गई थी। तो उसके खिलाफ, उसके फेवर में कुछ एविडेंसेस पेनरोस ने प्रेजेंट किए, तो उसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में।
ठीक है, अगर ये तो पेनरॉस की बात है। अगर हम गेंजल और गेज की बात करें तो हमने देखा था कि इन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी करी है, और ये जो डिस्कवरी है वो कैसी है, किसकी डिस्कवरी है, दैट इज द सैजिटेरियस ए। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कहाँ पर है, दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जहाँ पर हम रहते हैं ना, जहाँ पर हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही एक सैजिटेरियस सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसकी डिस्कवरी इन दोनों ने मिलकर की थी। तो इस डिस्कवरी की वजह से ही इनको ये प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स। पेनरोज को क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिगार्डिंग कुछ एविडेंसेस दिए कि जो आइंस्टाइन ने कहा था वो सही कहा था, इसके लिए उनको मिला है। गेंजल और गेज की बात करें तो फिर उनको मिला है क्योंकि इन्होंने एक सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की डिस्कवरी की थी, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। एक और चीज इन लोगों ने करी थी, दे टुक द पिक्चर्स ऑफ दिस सैजिटेरियस ए स्टार, है ना। अगर मैं आपको इसकी ये इमेज दिखाऊं, ये वाली, तो ये ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल के अराउंड आपको ये कुछ लाइट नजर आ रही होगी, है ना, क्योंकि जैसे ही ब्लैक होल के अंदर ये लाइट जैसे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द सन टू दिस ब्लैक होल, तो अल्टीमेटली जैसे ही ये पहुंची वैसे ही इसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा ब्लैक होल के अराउंड जहां पर कुछ ना कुछ लाइट प्रेजेंट होगी, चाहे वो लाइट विजिबल लाइट हो, चाहे वो लाइट यूवी लाइट हो, चाहे वो लाइट गामा लाइट हो, है ना। तो अल्टीमेटली इसके जो अराउंड है, ये जो एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा लाइट प्रेजेंट है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वी से इट द इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन ऑफ इट इज एन एरिया अराउंड द ब्लैक होल जहां पर बस लाइट एंटर करने ही वाली है ना, बट एंटर कर नहीं पा रही है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा एरिया है जहां पर ये जो गैसेस हैं वो रिवॉल्व होती रहती हैं अल्टीमेटली, तो ये एरिया है इवेंट होराइजन। इसको भी अभी देखा गया था फ्रॉम अ इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, और ये भी इन्होंने ही देखा था। दैट इज दी आपका अगर हम बात करें, दिस ब्लैक होल वॉज सीन, सैजिटेरियस ए स्टार देखा गया था फ्रॉम दिस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, है ना। तो इस वजह से भी इनको जो है नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स मिला है, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि भले ही ब्लैक होल से लाइट ना आती हो बाहर, लेकिन ब्लैक होल के अराउंड जो एरिया है, इवेंट होराइजन जो है, वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं बिफोर एंटरिंग दी ब्लैक होल। क्योंकि एक बार अगर चलेगी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जब ये एंटर करने वाली हैं तब पूरा का पूरा एक एरिया कवर करती है, इवेंट होराइजन बनाती हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये सारी की सारी ब्लैक होल की प्रेडिक्शन की वजह से, ब्लैक होल की डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं, पेनरोज ध्यान रखना है, पेनरोज को किसके लिए मिला है, गेंजल और गेज को किसके लिए मिला है, तो इस तरीके से ही आपको नाम ये ध्यान रखने हैं, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ 8 क्रॉप्स के रिगार्डिंग 17 जो रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज थी उनको लॉन्च किया था, इसलिए तो ये न्यूज़ में था। तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बायो फोर्टिफिकेशन की डेफिनेशन है कि हाउ बायो फोर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फूड फोर्टिफिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, एडिशन ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इन दी फूड क्रॉप्स। अगर आप ये फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन बोलोगे, इसका मतलब आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, मतलब लिविंग थिंग को यूज करके आपने ये फोर्टिफिकेशन कराई है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट करवाया है। जैसे हमें पता है कि कोई जो एक आटा, कोई गेहूं है, उसके अगर एक टाइप ऑफ गेहूं है, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग होती है, उसको खाने के बाद जान ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें आयरन भी होता है, उसमें जिंक भी होता है, उसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे गेहूं के वैरायटी है जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें जिंक नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली वो कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कम आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। तो इस चक्कर में ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी है हमें फूड ग्रेन्स की, जिसको खाने के बाद आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कोई भी न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए है अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए, उसको आप लोगों को प्रोवाइड करवाना,
ठीक है, दैट इज दी फोर्टिफिकेशन। और अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं दी हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की, तो नॉर्मली आपने एक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ गेहूं को दूसरी वैरायटी ऑफ गेहूं के साथ ब्रीडिंग करवानी है, तो अल्टीमेटली ये वाली जो वैरायटी थी इसमें जिंक और आयरन नहीं था, इस वाले में जिंक और आयरन था। तो जब आपने इसकी ब्रीडिंग करवाई आपस में, तो अल्टीमेटली इसके पास भी आयरन और जिंक आ गया, तो आपने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करवा दी। आपने किसी भी वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन में जो मिनरल्स की, जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो बढ़ा दी। ठीक है, तो दैट इज दी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। और बायोटेक्नोलॉजी है जब आपने किसी प्लांट में उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको ही चेंज कर दिया, या तो चेंज कर दिया कि उसको कोई डिजीज ना लगे, या फिर उसमें आयरन का कोई कंटेंट बढ़ाने के लिए आपने जीन मॉडिफिकेशन कर दी, बाहर से कोई जीन लाकर आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया उस फूड ग्रेन के जीन में, तो दैट इज द काइंड ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें आप कन्वेंशनल तौर पे प्लांट ब्रीडिंग भी कर सकते हो और साथ में आप क्या कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी तरीके का जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, बाहर से जीन को इंसर्ट करना किसी प्लांट में, वो भी आप कर सकते हो। तो होल थिंग इज नोन एज द बायो फोर्टिफिकेशन। इससे हुआ क्या है, इससे जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी जो न्यूट्रिएंट नीड्स हैं उसको बेसिकली हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये तो है बायो फोर्टिफिकेशन। तो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय द बायो फोर्टिफिकेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फूड फोर्टिफिकेशन। जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो कब होती है, जब वो प्लांट उग रहा है ना, जब आपने बेसिकली उस प्लांट को लगाया है, आपने अगर सॉइल में कुछ चीज़ें ऐसी मिला दी हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, अच्छा खाद यूज़ किया है, अच्छी सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है, अच्छे मिनरल्स उसको प्रोवाइड किए हैं, तो अल्टीमेटली उस जो क्रॉप लगाई है आपने उसमें भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो दैट काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन इज नोन एज द एग्रोनॉमिक बायो फोर्टिफिकेशन, है ना। जब आपने बेसिकली जिंक और आयरन जो है आपने सॉइल में ही रिलीज करवा दिए हैं और सॉइल से ही प्लांट ने कंज्यूम कर लिए हैं और अल्टीमेटली वो प्लांट के अंदर आ गए हैं, दैट इज द फोर्टिफिकेशन नोन एज द एग्रोनॉमिक बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर आप किसी फोर्टिफिकेशन को ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट कर रहे हो तब तो आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग बायो फोर्टिफिकेशन। लेकिन आपने गेहूं लगा लिया, आपने उससे आटा बनाना है, मतलब आपने प्रोसेस्ड फूड बनाना है, उससे गेहूं से आटा बनाना, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। तो जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, अगर तब आपने उसके अंदर जिंक और आयरन मिलाया है, तब आप कहोगे कि आपने क्या किया है, आपने किया है फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक बात है, मतलब अगर जब प्लांट उग रहा है, अगर उसके दौरान अगर आपने कोई चीज़ें डेवलप करवाई हैं उसके अंदर जिंक या आयरन, दैट इज कॉल्ड द बायो फोर्टिफिकेशन। और अगर आपने आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्रोसेसिंग के दौरान अगर आपने चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं उसको, देन दैट इज कॉल्ड द फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक बात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नाम से क्लियर है, एक ऐसा मिशन है जिसमें हम लोगों को सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं। ठीक बात है, तो ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि रिसेंटली इंडिया का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, ये हमने पिछले महीने वाले करंट अफेयर में किया था कि जो इंडिया का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है उसको टॉप 500 में जगह मिल गई है। उसका रैंक भी हम लोगों ने देखा था, और वो जो कंप्यूटर था दैट वाज रिलेटेड टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्योंकि इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर हम लोगों को कम से कम 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं जिनकी जो फ्लॉपिंग रेट्स है, जिनकी जो आप कह लो कि काम करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो मिशन है किसने रिलीज किया है, इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ द DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेटी और DST का ये कोलैबोरेशन है। जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज डन बाय द CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, रिलीज किसने किया है, These are the launching organizations, और implementing agencies कौन है आपकी, CDAC is the implementing agency। ठीक बात है, तो आपने ध्यान रखना है। अगर हम फोकस की बात करें तो हमने क्या करना है, इसके अंदर 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनानी है। इसका मतलब हम लोगों को 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं।
ये ध्यान रखना अपने फिगर 70 सुपर कंप्यूटर्स हम लोगों को बनाने हैं और इन सुपर कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो लोग हम लोगों को ट्रेन करने हैं उनकी भी हमें अवेयरनेस और उनकी भी हमें ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि कंप्यूटर्स बनाने से कुछ नहीं होता सिंपल, अगर आपको पता नहीं कि इनका यूज़ कैसे करना है। तो सुपर कंप्यूटर्स मेनली आपके यूज़ होते हैं वेदर को मैप करने में कि क्या बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, मानसून को अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि मानसून अच्छा आएगा या बुरा आएगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किए जाते हैं एनालिसिस आपके सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं और साथ में ऐसे पर्सोनल्स भी बनाने हैं जिनका काम ये हो कि सुपर कंप्यूटर्स को मैनेज भी कर सके ठीक ठाक ढंग से। ठीक है, तो ये सारा का सारा न्यूज़ में था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये न्यूज़ में इसलिए था अक्टूबर में क्योंकि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग किसी भी सिटी को ना एक कलर दिया जाता है कि आपके यहाँ पर क्या एयर क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा पुअर रैंक मिला था, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। लेकिन हमारा काम है इसका बेसिक कंसेप्ट को देखना कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन इसको रिलीज़ करता है और किस पैरामीटर पर इसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द थीम 1 नंबर 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन। अगर आपने किसी भी सिटी का पोल्यूशन लेवल देखना है तो आपने ये देखना है कि भाई अल्टीमेटली उसका क्या कलर है, उसको क्या नंबर प्रोवाइड किया गया है। एक कंट्री में एक नंबर है, एक कलर है और एक डिस्क्रिप्शन है, तो ये बेसिकली थीम थी इसकी। तो अगर हम देखें कि हम पूरी एयर क्वालिटी को कैसे देखते हैं कि भाई कितने अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम देखते हैं 8 पोल्यूटेंट्स की हेल्प से। पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी जगह की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है CO2 नहीं है। ठीक है, तो जब CO2 नहीं है तो अल्टीमेटली CO2 का आपने नेग्लेक्ट कर देना किसी भी ऑप्शन में अगर वो होगा तो। बाकी आपने 8 ध्यान रख लेने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ रैंक दिए जाते हैं, दीज आर दी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर, कि भाई क्या वहाँ की एयर क्वालिटी गुड है, क्या वहाँ की एयर क्वालिटी सिवियर है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है किसी भी सिटी के हिसाब से। और ये रिलीज कौन करता है, इट इज रिलीज डेवलप्ड बाय द CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके साथ मिलकर करता है, IIT कानपुर के साथ मिलकर करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के बारे में ये ध्यान रख लेना है।